Good morning, learners. You are welcome back in M Academy, your YouTube channel. You are most welcome on this channel. So let's start in the series of spoken English. Today's series is 7 and structure is 19 will going on in this session. तो चलिए इस सेशन में सीरीज 7 और स्ट्रक्चर नंबर 9 चलेगा स्पोकन का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसके पहले के सारे सीरीज के वीडियो आप देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को और अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ रोचक लेकर आए हैं जो आपके स्पोकन में और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम पहला जो स्ट्रक्चर है आज का यानी स्ट्रक्चर नंबर 19 इसको हम आज शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है ना, और ये कैसे फंक्शन करता है ये हम देखने चल रहे हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए 19 नंबर स्ट्रक्चर देखिए कह रहा है इसमें स्ट्रक्चर है। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। देयर मस्ट बी सम वेज, देयर मस्ट बी सम वेज। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक साथ बोला जाएगा, कभी भी इसको अलग हम नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। देयर मस्ट बी सम वेज, ये हमेशा एक साथ बोलेंगे। उसके बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टू लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अनुसार अगर कोई उसमें और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अदर वर्ड यानी ओ फॉर अदर और डब्ल्यू फॉर वर्ड यानी अदर वर्ड इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। लेकिन देयर मस्ट बी सम वेज ये हमेशा एक साथ रखेंगे। इसके बाद जस्ट टू का इस्तेमाल करेंगे और टू के बाद आप क्या करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे और तब अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसका सेंस क्या होता है ज़रा देखिए हिंदी में। तो इसका सेंस हिंदी में होता है कोई तो तरीका होगा। मतलब मान लीजिए कोई काम करना है तो हम कहते हैं कि इसका तो कोई तो तरीका होगा। जैसे कोई कहता है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता है तो हम क्या कहते हैं कि कोई तो इसका तरीका होगा, कोई तो इसका उपाय होगा, कोई तो इसका ढंग होगा जो करने का, यानी कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा। तो वही चीज़ है और उसी चीज़ को हम अब क्या करने का, तो आगे इधर हम टू के थ्रू, टू के जरिए हम बताएंगे और इसके साथ V1 लगाकर बताएंगे कि कौन सा तरीका होगा। और अगर अदर वर्ड कोई है जो काम करने का जो कोई बात होगा तो उसको हम ऐड करेंगे अदर वर्ड में। अब ये कैसे काम करता है ये फंक्शन, अब इसको हम समझने के लिए इसके लिए हमको चलना होगा इसके एग्जाम्पल्स पर। तो चलिए, आप सबका डिमांड भी था कि सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं दीजिए सर, एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिखाइए। तो आपके सामने पूरा का पूरा सेंटेंस है कि कैसे हम सेंटेंस में इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का। अब ये फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आइए, दो नंबर इसी का फर्स्ट नंबर यहाँ है इंग्लिश में कि देयर मस्ट बी सम वेज। मैंने आपसे क्या बोला कि देयर मस्ट बी जो है ये हमेशा एक साथ आप बोलेंगे, है ना। उसके बाद टू, मैं बोला टू लगाइएगा तो आप टू लगा दिए यहाँ पर। और फिर कहना है अंग्रेजी बोलने का। तो अंग्रेजी बोलना के लिए क्या, वर्ब V1, आप V1 यहाँ लगा दीजिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या था इसमें, तो अंग्रेजी था, तो अंग्रेजी के लिए आप अदर वर्ड में क्या डाल दिए, इंग्लिश डाल दिए। यानी देयर मस्ट बी सम वेज टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ देखेंगे कितने लोग वे लगा देते हैं, वे गलत है। क्यों, क्योंकि इसके आगे सम लगा है। और सम का मीनिंग क्या होता है, सम का मीनिंग होता है कुछ। सम का मीनिंग क्या होता है, कुछ। अब जब कोई चीज़ कुछ है यानी कुछ मात्रा में है, कुछ संख्या में है, तो फिर वहाँ वे कैसे हो सकता है, यानी वेज ही होगा। समझ में आ गया। तो देयर मस्ट बी सम वेज टू स्पीक इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो उपाय होगा अंग्रेजी बोलने का, है ना। तो हम क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी सम वेज टू स्पीक इंग्लिश, देयर मस्ट बी सम वेज टू राइट इंग्लिश, देयर मस्ट बी सम वेज टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार के हम बातों को कह सकते हैं। अब सेकंड सेंटेंस यहाँ देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, कोई तो तरीका होगा खेलने का। मान लीजिए कोई खेलने का तरीका, कोई गेम है, मान लीजिए चेस गेम है या कोई और भी गेम है, पजल है, और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई कहेगा कि अब ये तो आपके बस का बात नहीं है, तो आप कहेंगे कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो तरीका होगा इस गेम को खेलने का, है कि नहीं है। तो आप उसको कैसे बोलेंगे, तो देयर उसी फॉर्मेट पर रखेंगे। देयर मस्ट बी सम वेज टू प्ले, देयर मस्ट बी सम वेज टू प्लेज, यानी प्ले, कोई तो तरीका होगा इस गेम को खेलने का। टू प्ले, मान लीजिए यहाँ आप चेस, किसी गेम का नाम भी आप रख दीजिए, चेस रख दीजिए, है ना, चेस, पजल या और भी कोई गेम, है ना। अब आप कह सकते हैं देयर मस्ट बी सम वेज टू प्ले चेस
प्लेज चेस के साथ साथ क्रिकेट, आप कोई भी गेम खेलने का कोई तो तरीका होगा। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर, कोई तो तरीका होगा पत्र लिखने का। क्या लिखा है? कोई तो तरीका होगा पत्र लिखने का, यानी पत्र लिखने का कोई तो तरीका होगा। जैसे कि कोई कहेगा आपसे पत्र नहीं लिखाएगा, आप इसका कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार क्या बात करते हैं, कोई तो तरीका होगा ना। यानी यहाँ देखिए थर्ड नंबर इसका सेंटेंस, देयर मस्ट बी सम वेज, देयर मस्ट बी सम वेज टू राइट लेटर, टू राइट लेटर, देयर मस्ट बी सम वेज टू राइट लेटर। कुछ तो तरीका, मतलब कोई तो तरीका है पत्र लिखने का। तो इस तरीका से आप देखें कि कैसे हम इन सभी सेंटेंसों को इस तरीके के सेंटेंस में हम बना पाते हैं। तो चलिए आपको हम अगला पेज पर ले चलते हैं। इससे पहले तो आप देख लिए और सीख लिए, अब चलिए हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं। इसके पहले आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा चैनल को अधिक से अधिक। अब चलिए आपके सामने है दूसरा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर 20 है, नंबर 20 का स्ट्रक्चर है। इसके पहले लगभग हम लोग 19 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज 20वां स्ट्रक्चर कर रहे हैं इस स्पोकन सीरीज का। तो चलिए अब इसको देखिए, इसमें क्या रहा है, ये एक साथ रहेगा। एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज एक साथ हमेशा इस्तेमाल होगा इसका। और इसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस क्या होता है तो देखिए क्या होता है एक कंप्लीट सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। ये वर्ब में क्या होगा कि मेन वर्ब भी हो सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है बाबू, तो इज और इज आर एम यानी बी फॉर्म आता है, इज आर एम, वाज, वेयर, हैव, हैज बीन, कैन, कुड, शुड, ये सब आता है इसमें, है ना। तो ये सेंटेंस का मतलब आप समझ गए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी एक्चुअली द थिंग इज के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आएगा। अब एक्चुअली द थिंग इज का मीनिंग क्या निकलेगा, तो हम कहते हैं ना वो क्या है ना, ये एक वाक्य है कि आप कहते हैं कि वो क्या है ना, और फिर उसके बाद से एक वाक्य ऐड होगा। अब वो क्या है ना ये किस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आधा काम आपका बन जाएगा यहीं पे। तो देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं इसको, इसके लिए आप एग्जाम्पल में सीधे चलेंगे, एग्जाम्पल में, है ना। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वो क्या है ना आज डॉक्टर साहब नहीं हैं। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है कि आप किसी से कोई पूछता है कि भाई ये है क्या, तो आप कहते हैं, आप उससे चाहते हैं कि मतलब उसको नाराज़ भी ना करें, उसे दुखी भी ना करें और अपनी बात भी कह दें, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा बहाना टाइप का, एक्सक्यूज टाइप का और थोड़ा सा उसमें रेस्पेक्ट रख कर ये बात बोलना चाहते हैं। और इसलिए हम उनको डायरेक्ट मना नहीं करते हैं कि जाइए आज डॉक्टर साहब नहीं है, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको ठेस भी ना पहुँचे हमारी बातों से, उनको दुख भी ना लगे, और इसलिए हम थोड़ा सा उसमें अपने बातों को रोकते हैं, है ना। और हम इसलिए रोक कर कहते हैं कि वो क्या है ना, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ, ताकि उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि वो क्या है ना आज डॉक्टर साहब नहीं हैं। मतलब कि आप ये वो क्या है ना, इस इतना का अंग्रेजी क्या होगा, तो एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज, इसको एक्चुअली पढ़ते हैं। कितने लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, वो गलत होगा। ये टी और यू जहाँ भी जुड़ता है ना तो उसका साउंड च आता है, हमेशा याद रखिए। टी के साथ अगर यू हो और यू के बाद कोई ना कोई क्या हो, नाउन आए, तो यहाँ पर क्या आएगा, च साउंड आएगा, अक्सर आता है। अब चलिए एक्चुअली द थिंग इज, ये इसका मतलब होगा वो क्या है ना, यानी आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और अपनी बात भी कहना चाहते हैं, है ना। तो वो क्या है ना आज डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यहाँ देखिए इसका एग्जांपल, एक्चुअली द थिंग इज, मैंने क्या बोला एक साथ रहेगा हमेशा ये, तो एक्चुअली द थिंग इज द डॉक्टर। अब यहाँ से मैंने बोला एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, द डॉक्टर इज नॉट हियर टुडे, यानी आज जो है डॉक्टर साहब नहीं हैं, या आप ये कहना चाहते हैं तो एक्चुअली द थिंग इज द डॉक्टर इज नॉट हेयर टुडे, यानी डॉक्टर आज नहीं हैं, तो वो क्या है ना आज डॉक्टर नहीं हैं। तो आप समझ गए। अब चलिए सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, वो क्या है ना मेरी माँ घर पर नहीं है। अब इसका क्या मतलब, कोई आपसे पूछ रहा है, आप बता रहे हैं कि देखिए मेरी माँ घर पर नहीं है और इसलिए शायद आपका काम ना हो, तो वो नाराज भी ना हो जाए, तो उसको भी हम ध्यान में रख कर ये बात बोलते हैं। तो देखिए कैसे, एक्चुअली द थिंग इज, अब इतना तो हो गया कि वो क्या है ना। अब कहेंगे माई मदर इज़ नॉट एट होम टुडे। अब टुडे भी लगा दीजिए, आज
मतलब वो क्या है ना, आज मेरी माँ मेरे घर पे नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी माँ आज घर पर नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं कि अगला नाराज भी ना हो, हर्ट भी ना हो, और आपका काम भी हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कहेंगे एक्चुअली द थिंग इज़ माई मदर इज़ नॉट एट होम, मेरी माँ आज घर पर नहीं है। तो वो क्या है ना कि मेरी माँ आज घर पर नहीं है, इसलिए आप उनसे कल मिलिए। एक तो इसका मतलब वो कल आएंगे, फिर उनको परेशानी होगा। तो हम ये चाहते हैं उनको ये दिखाना कि आप परेशानी फील ना करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। अब चलिए थर्ड नंबर, वो क्या है ना मेरे पास पैसा नहीं है। वो क्या है ना, जैसे कि कहीं जाना है, मार्केट जाना है या कुछ और है ना, और या कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगला अगला आदमी के सामने आप शो भी नहीं करना चाहते हैं, अपना रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वो क्या है ना कि दरअसल मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इस बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि अगला आपको बुरा भी ना माने कि ये कंजूस है आदमी या फिर ये गरीब है ना, और अपना आपको मेंटेन भी आप कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वो क्या है ना मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है ना। तो एक्चुअली द थिंग इज़, वो क्या है ना, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़ आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने बोला कि कंप्लीट सेंटेंस, वो सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ है वाला लग रहा है, यहाँ इज आर एम लग रहा है, आप टेंस का भी कोई सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इसको सेंटेंस लिखा हुआ है। अब चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल, वो क्या है ना मैं भूखा हूँ, वो क्या है ना मैं भूखा हूँ। तो क्या हुआ, इसका इंग्लिश देखिए, एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज आई एम हंगरी। वो क्या है ना कि मैं भूखा हूँ। अब आप स्पष्ट बोल भी नहीं सकते हैं कि मैं भूखा हूँ, मेरे को रात में खाना नहीं था मेरे घर पर, है ना, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि शायद हो सके तो आप लोग खाना दे दीजिए, है ना, लेकिन आप शर्मा रहे हैं, अपने रेपुटेशन बचाने में लगे हुए हैं, अगला को बुरा भी ना लगे। तो आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हुए भी बोलते हैं कि वो क्या है ना मैं भूखा हूँ, है ना। तो एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम हंग्री। तो आप देख लिए कि कैसे इन प्रकार के सेंटेंसों को बनाया जाता है। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर आपके सामने है, और ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप सबको इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बोलचाल में, है ना, और अपना ग्रामर और स्पोकन स्टाइल सब कुछ बदलना चाहिए, और एक स्मार्ट तरीका का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस से ही आएगा डियर। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये स्ट्रक्चर नंबर 21 है ना। तो 21 है एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नंबर 21। इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, तो के मामले में, के मामला में, है ना। तो आप कहते हैं ना कि के मामला में, अरे उसके मामला में कौन बोलने जाता है ना। तो के मामला में, है ना, के बीच में एक तरीका से कह सकते हैं, उसके मैटर में कह सकते हैं, है ना। तो इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इन टर्म्स ऑफ। अब यहाँ टर्म ऑफ नहीं, टर्म्स ऑफ, हमेशा टर्म्स रहेगा, एस रहेगा उसमें। इन टर्म्स ऑफ, के मामला में, है ना। अब कौन सा मामला होता है, तो देखिए बहुत सारे मामला होता है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि किस प्रकार के सेंटेंसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ने के मामले में ठीक है, मतलब वह ठीक है किस मामले में, इन द मैटर ऑफ रीडिंग स्टडी, यानी वो पढ़ने के मामले में ठीक है। तो हम कहेंगे एक सेंटेंस पूरा लिखेंगे कि वह ठीक है, तो मतलब ठीक क्या मतलब, अच्छा, ठीक माने अच्छा अच्छी। तो ही इज़ गुड, ही इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, ध्यान से समझिएगा। इन टर्म्स ऑफ, मैंने अभी लिखा है ना, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। अब एक बात याद रखिए, टर्म्स ऑफ के बाद हमेशा V4 आएगा, V4 आएगा। V4 का मतलब आप याद भी किए होंगे, वर्ब में ING, वर्ब में ING का इस्तेमाल ही क्या कहलाता है, V4 कहलाता है ना। तो ये कब आता है, इन टर्म्स ऑफ के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा V4 का, वर्ब 4 का। तो इसमें वर्ब क्या था, पढ़ना, तो पढ़ना का यहाँ क्या आ गया, देखिए रीडिंग आ गया। इन टर्म्स ऑफ, यहाँ जो इन टर्म्स ऑफ एक साथ है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है। और ही इज़ गुड, वह अच्छा है, यानी किस मामले में अच्छा है, किस मामले में ठीक है, तो रीडिंग के मामले में ठीक है, यानी ही इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। अब चलिए, मैं पढ़ाने के मामले में अच्छा, अगर वो पढ़ने के मामले में अच्छा है तो मैं पढ़ाने के मामले में अच्छा हूँ या ठीक हूँ। तो आई एम गुड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने के मामला में क्या हूँ, अच्छा हूँ। अब सिर्फ अच्छा ही नहीं, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, सब हो सकता है। अब चलिए थर्ड नंबर देखिए, वे लोग झूठ बोलने के मामले में ठीक हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग झूठ बोलने के मामले में भी ठीक होते हैं, बहुत सफाई से झूठ बोल लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, तो हम कहते हैं भाई इसको बुला के ले चलो, ये झूठ बोलेगा। यहाँ वे लोग है, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो हम क्या कहेंगे, थर्ड नंबर देखिए, दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ
के मामले में, किस मामले में, तो टेलिंग अ लाई, यानी झूठ बोलने के मामले में वे लोग अच्छे हैं, ठीक हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के सेंटेंसों को भी आप बोल सकते हैं। अब चलिए, रानी गाने के मामले में अच्छी है। रानी गाने के मामले में अच्छी है। कोई गाने के मामले में अच्छा होता है, कोई डांस के मामले में अच्छा होता है ना। कितने लोग तो गाली देने के मामले में अच्छे होते हैं, तो वो बैड हैबिट में आएगा, तो वो भी इसको तरीका से हम बना सकते हैं, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यवहार के मामले में बुरा है, तो ही इज़ बैड इन टर्म्स ऑफ बिहेविंग, है ना, बिहेविंग अदर्स। तो इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए 4 नंबर, रानी गाने के मामले में अच्छी है, तो क्या बनेगा, रानी इज़ गुड। रानी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, यानी सिंगिंग के मामले में, किस मामले में, इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग रानी इज़ गुड। रानी अच्छी है किस मामले में, गीत गाने के मामले में अच्छी है, यानी गाने के मामले में अच्छी है रानी। तो हम इस प्रकार की चीज़ों को आपका कैसे इस्तेमाल किए, तो इन टर्म्स ऑफ। अब ये के मामले में जैसे आएगा ना, आप सेंटेंस में फंस जाएंगे। आपको यह बनाना आता है कि वो पढ़ने में ठीक है ना, ही इज़ गुड इन रीडिंग, लेकिन कहेंगे पढ़ने के मामले में ठीक है, तो जब मामला का स्पेलिंग आप ढूंढने लगते हैं, तो एक साथ में ये इसका याद रखिए कि के मामले में का इंग्लिश होता है इन टर्म्स ऑफ। अब इसको लगाकर आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अलग से भी सोच सकते हैं, है ना, और आप उसे बना सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिल सके इसका। और हम आपके लिए कुछ होमवर्क देने चल रहे हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क है, और वो होमवर्क है जो आप उसे कमेंट में इन तीनों सेंटेंस का ध्यान से देख लीजिए। इन तीनों सेंटेंस का आप इस्तेमाल करके, यानी कमेंट में इनका आंसर बताइएगा कि इनका इंग्लिश क्या होगा। पहला है, वो क्या है ना, वह पागल है। दूसरा है, कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का। और तीसरा है, वह गाली देने के मामले में अच्छी नहीं है, है ना। तो ये नहीं थी, अब थी है, आप खुद बनाइएगा, है ना। तो इन तीनों सेंटेंस का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और निश्चित रूप से आप सीखिएगा। अब हम समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम आपसे विदा लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।